एनसीईआरटी की किताबों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है। क्या अदालत की आलोचना करना अब मुश्किल होगा? ये सवाल खड़ा हो रहा है। और एनसीईआरटी एक संस्था है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की बात कर रहा हूँ। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात हो रही है। और इसका नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 में। तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 सख्त आदेश जारी किए। इस किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में न्यायपालिका के बारे में एक अध्याय था। इसमें एक हिस्से का शीर्षक था करप्शन इन द जुडिशरी, यानी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। इसमें लिखा लिखा था कि लोगों को न्यायपालिका में अलग अलग स्तरों पर भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। इस किताब के बारे में एक खबर अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में छपी। इसके बाद कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ के सामने इस अध्याय का मुद्दा उठाया था। और कपिल सिब्बल ने कहा था कि हम काफी परेशान हैं। 8वीं कक्षा के बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है कि न्यायपालिका भ्रष्ट है। इसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद से मामले का संज्ञान लिया और कुछ दिनों के अंदर 2 आदेश दिए। 26 फरवरी को अपने पहले आदेश में ही कोर्ट ने इस किताब पर पाबंदी लगा दी और तब तक छपी सभी किताबों को वापस लेने को कहा। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या आदेश दिया? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमें यह ध्यान रखना होगा कि देश भर के मिडिल स्कूलों के पाठ्यक्रम में इस तरह के संदर्भ से काटे गए पाठ को शामिल करना ठीक नहीं है। यह संतुलित शिक्षा के सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज करना है। कोर्ट के मुताबिक इससे विद्यार्थियों के मन में उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों, छोटे बच्चियों के माता पिता, पूरे समाज में और अंततः अगली पीढ़ी तक न्यायपालिका जैसी संस्था के प्रति भरोसे की धीरे धीरे कमजोर पड़ने का खतरा पैदा होता है। साथ ही एनसीईआरटी के निदेशक, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। कोर्ट ने पूछा कि क्यों ना उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई चलाई जाए। और वहीं अपने दूसरे फैसले में 11 मार्च को कोर्ट ने उन तीनों लोगों पर भी पाबंदी लगा दी जिन्होंने इस अध्याय को लिखा था। कोर्ट ने केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, उन सारे विश्वविद्यालयों और संस्थानों को जिन्हें सरकार से पैसे मिलते हैं, उनसे कहा कि वे इन तीनों लोगों से आगे किसी भी तरह की का रिश्ता ना रखें। अपने फैसले में कोर्ट ने लिखा, हमारे पास इस बात पर शक करने की कोई वजह नहीं है कि या तो इन्हें भारत में न्यायपालिका के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है या उन्होंने जानबूझकर तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया ताकि विद्यार्थियों को न्यायपालिका की गलत छवि दिखाई जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये 3 लोग कोर्ट के सामने आकर अपना पक्ष रख सकते हैं, फिर आगे देखा जाएगा इस फैसले में कोई बदलाव आना चाहिए या नहीं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि उनके 26 फरवरी वाले फैसले के बारे में बात करते हुए सोशल मीडिया पर कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से पेश आ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार ऐसी वेबसाइट अकाउंट की जानकारी उन्हें दे और उसके बाद वे उनके खिलाफ पर्याप्त कदम उठाएंगे। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में गैर जिम्मेदाराना की व्याख्या नहीं की और साथ ही इस अध्याय को वापस लिखने के लिए कोर्ट ने कुछ शर्तें भी तय कर दी हैं। इन दोनों फैसलों को कानून के माहिर आलोचना के नजरिए से भी देख रहे हैं, समझते हैं कि उनका आलोचना क्या है और इससे क्या आगे फर्क पड़ सकता है। एनसीईआरटी की किताब पर फैसला, आवाज दबाने की कोशिश। कोर्ट ने 26 फरवरी को अपने फैसले में लिखा कि वे इसके जरिए आलोचना को दबाना नहीं चाहते, लेकिन बच्चियों को एक तरफा जानकारी देने से उनमें जिंदगी भर न्यायपालिका के खिलाफ गलत फहमियां घर कर जाएगी। कोर्ट के इस फैसले का कई वरिष्ठ वकीलों ने समर्थन किया। हालांकि कई कानूनी जानकारों का यह भी कहना है कि इस फैसले से लोग न्यायपालिका पर किसी तरह का सवाल उठाने से घबराएंगे, खासकर भ्रष्टाचार के मामले में। और इनका मानना है कि वैसे ही बहुमत कम लोग हैं जो न्यायपालिका की आलोचना खुलकर करते हैं। ऐसे फैसले से वे लोग और भी कम हो जाएंगे। प्रोफेसर शुभांकर दाम इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समथ में कानून पढ़ाते हैं। उन्होंने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर कई शोध किए हैं। और प्रोफेसर शुभांकर ने बीबीसी हिंदी से कहा, मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि इससे लोग न्यायपालिका के खिलाफ बोलने से घबराएंगे, खासकर वे लोग जो भारत में रहते हैं और काम करते हैं। उनका मानना है कि उन पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वे भारत के बाहर रहते हैं, वहीं काम करते हैं। प्रोफेसर शुभांकर के मुताबिक अभी भी कई पत्रकार अकादमिक विशेषज्ञ न्यायपालिका पर लिखने से घबराते हैं। मुझे आज के दिन भारत में ऐसी किसी भी विश्वविद्यालय के बारे में नहीं पता जो अपने यहाँ फैकल्टी के सदस्य को इन बातों पर गंभीर
गंभीर रूप से शोध करने की इजाज़त देता हूँ। उनके मुताबिक ऐसा इसलिए क्योंकि विश्वविद्यालय के कई कामकाज में कोर्ट के जजों की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि आप आज के दिन कोई किताब या लेख देखिए, आपको ऐसे बहुत ही कम लेख मिलेंगे जो गंभीरता से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पड़ताल करते हों। ऐसा होना कोई सहयोग नहीं है। लोगों को पता है कि इस विषय पर बात करने से क्या हो सकता है। वह मानते हैं कि अगर वह भी भारत में होते तो ऐसे शोध नहीं कर सकते थे, जो अब तक करते आए हैं। प्रशांत रेड्डी कानून के जानकार और शोधकर्ता हैं। उन्होंने हाल ही में भारत की निचली अदालतों के बारे में अंग्रेजी में एक किताब तारीख पे जस्टिस लिखी है और उन्होंने भी बीबीसी हिंदी से कहा कि कोर्ट की अवमानना के कानून के दुरुपयोग की वजह से कई संपादक और समाचार संस्थान न्यायपालिका पर लिखने में सतर्क रहते हैं और इससे अब उनका डर और बढ़ जाएगा। उनका कहना है कि अगर आप पिछले कुछ दशकों में न्यायपालिका में कुप्रशासन, भ्रष्टाचार पर खबरें या स्तंभों को देखें तो ऐसे लेख बहुत कम मिलेंगे। उनका मानना है कि ऐसे फैसले के बाद लोग ऐसी बातों के बारे में लिखने से खुद को रोकेंगे। उनकी यह आशंका है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए हाई कोर्ट भी कोर्ट की अवमानना के लिए सख्त आदेश देंगे। फैसले पर और क्या कह रहे हैं जानकार। कानून के जानकारों ने इन दोनों फैसलों की वैधता पर भी सवाल उठाए। संविधान के जानकार गौतम भाटिया ने इन फैसलों के बारे में 2 लेख लिखे। उन्होंने लिखा कि किताबों और लोगों पर पाबंदी लगाना एक संवैधानिक कोर्ट के दायरे के बाहर है। उन्होंने लिखा कि जब किसी मौलिक अधिकार की बात आती है तो कोई भी संवैधानिक कोर्ट केवल यह देखता है कि सरकार द्वारा लिया गया कोई फैसला संविधान के खिलाफ है या नहीं। उन्होंने लिखा कि किसी व्यक्ति के रोजगार पर पाबंदी लगाना उनके मौलिक अधिकार पर हमला है। साथ ही यह बात भी साफ नहीं है कि उन्होंने कौन से कानून तोड़े। यह नहीं कि ऐसा आदेश देते हुए कोर्ट ने ना कोई सुनवाई की और ना ही अपने फैसले में सही से कारण बताया। प्रोफेसर शुभंकर दाम का भी कहना है कि उन तीनों लोगों के आगे के काम पर पाबंदी लगाने का फैसला गैर कानूनी है। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं पता जो ऐसे फैसले को वैधता दे सकता है, खासकर तब जब यह फैसला दूसरे पक्ष को सुने बिना किया गया हो। वहीं प्रशांत रेड्डी का भी मानना है कि मुझे उस अध्याय में कुछ गलत नजर नहीं आया। उसमें कोई भी तथ्य गलत नहीं था। अगर कोई पूरा अध्याय पढ़े तो उसमें उससे न्यायपालिका की बुरी छवि पेश नहीं होती है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन लोकुर ने से जब हमने इस फैसले के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि तीनों विद्वानों को किसी भी सार्वजनिक विश्वविद्यालय से जुड़ने से रोकने का यह आदेश जरूरत से ज्यादा सख्त है। इस बारे में कोई शक नहीं है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि यह फैसला किसी को न्यायपालिका की आलोचना करने से रोकेगा। अदालत का ध्यान उन संवेदनशील छोटी उम्र के विद्यार्थियों से भ्रष्टाचार के बारे में बात करने पर था। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।